ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग जैसे अभी हाल फिलहाल में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी विवाद हो रहा है। तो इसमें मैं समझना चाह रही थी इसको थोड़ा और इस संदर्भ में कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा रूल जो हर किसी के प्रति समान रूप से लागू किया जाएगा। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा विरोध वहाँ देखते हैं, जैसे जब हम रिलीजन की बात करते हैं, आपकी रिलीजियस फ्रीडम उससे हैम्पर होगी। जब हम भारत को ऐसे डाइवर्स नेशन की तरह देखते हैं तो लोगों को ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि हम लोग मतलब देश में जैसे इंडिया, भारत जो देश है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर रिलीजन से लोग आते हैं, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उन सबको एक ही रूल पे फोर्स कर देना वो सही नहीं है, ऐसा विरोध में आता है। और इसी के साथ ही आता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लागू करते हैं तो ये एक तरह से एक इंटीग्रिटी का सवाल आ जाता है कि हर नागरिक एक जैसा ही होना चाहिए न्याय के नज़रों में। और ये भी आता है कि जब हम रिलीजियस की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर महिलाओं का शोषण होते हुए देखते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, या ये इवन जानवरों पे जो एनिमल क्रुएल्टी की जाती है रिलीजन के नाम पे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं ऊपर नीचे हो रही हैं।
किसी रिलीजन में ज़्यादा है तो किसी में कम है, तो हम सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सब ये सारी जो परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी। तो यही मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कहाँ ये लागू करना भी चाहिए, ये सही बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी का लगता है, कभी को लगता है जब हम डाइवर्सिटी का सवाल आ जाता है तो नहीं, सही नहीं है, हर किसी के पास अपना एक वो होना नहीं, ऐसे डाइवर्सिटी की बात करोगे तो फिर तो हर आदमी के पास अपने मत हैं, अपने विश्वास हैं, मान्यताएं हैं। डाइवर्सिटी तो भारत में इतनी है कि हर चौथे गांव में संस्कृति बदल जाती है, हर 10वें गांव में भाषा बदल जाती है, और हर 25वें गांव में खान पान वेशभूषा बदल जाती है। तो फिर तो सबको अपनी मनमर्जी का हक मिल जाएगा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है तो हम करेंगे। और जहाँ जहाँ जो जो चलता रहा है, आज हम जानते हैं कि आवश्यक रूप से ठीक तो रहा नहीं है। तो डाइवर्सिटी के नाम पर, वैविध्य के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि हर दल, हर गांव, हर समुदाय, हर मोहल्ला, हर कबीला अपनी अपनी ही चलाए, वो नहीं हो पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता एक अच्छी चीज़ है और इसको लागू होना ही चाहिए। और आप ये कह दोगे कि इसमें से कुछ समुदायों को हम अलग रखेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जिन पर लगाना चाहते हो वो भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे दूसरे ही खास हैं क्या, फिर हमें भी हमारे हिसाब से जीने दो ना, हमारे ऊपर तुम क्यों अपने उदारवादी और आधुनिक विचार थोप रहे हो। फिर क्यों कह रहे हो कि हिंदुओं में भी बाप की संपत्ति पर बेटी का समान हक होना चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हो बातें? क्यों कह रहे हो कि सरकारी फॉर्म्स में पिता का नाम भी चल सकता है और माँ का नाम भी चल सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि पिता या पति का ही नाम बताया जाए, माँ के नाम से भी काम चलेगा। क्यों कह रहे हो भाई? हमारी भी पैट्रियार्की रही है, पितृसत्ता रही है, हम भी कहते हैं कि वंश तो बाप के नाम से ही चलता है। तो फिर जो बहुसंख्यक आबादी है, आपको उससे भी बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। और ऐसा फिर नहीं होगा कि दो ही तरह के नियम कायदे चल रहे हैं कि एक है तो जो बहुसंख्यक समुदाय के लिए है और एक है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, विशेषकर मुसलमानों के लिए। नहीं, फिर आपको 1000 तरीके की छूट, माने एग्जम्पशंस, 1000 समुदायों को देने पड़ेंगे। और वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सिविल कोड है भाई, आपकी आस्था के भीतर घुसकर प्रहार नहीं किया जा रहा। आपकी आस्था चाहे किसी भी धारा की हो, आप अपनी आस्था रखिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वभौम होती हैं। धर्म की, मजहब की दुहाई देकर उन पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोई आ जाए कहने कि भाई हमारे यहाँ तो एक पुरुष का 4 महिलाओं से विवाह जायज़ है, तो नहीं, इसकी अनुमति दी जा सकती ना। ऐसा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है जो अपने केंद्र में क्रूरता की सीख देता हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसके केंद्र में ही क्रूरता और हिंसा बैठी है, वो भी जनसंख्या की आधी आबादी के खिलाफ, माने महिलाओं के खिलाफ। तो ये बातें सांस्कृतिक हो सकती हैं। कोई कह सकता है कि साहब हमारी पुरानी संस्कृति में ये चलता था कि इतनी शादियां, छूट, ये सब, लेकिन ये धर्म का केंद्रीय हिस्सा नहीं हो सकती। तो इन बातों को अगर हटाया जा रहा है तो इनकी खिलाफत करने की कोई वजह नहीं है। यूसीसी एक अच्छा विचार है और ये गलत बात है कि उसको आज तक कभी पूर्णता से लागू किया नहीं गया। उसको किया जाना चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये भी बता दूं कि जब आप अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक की तरह देखते हो,
और कहते हो कि इनको खुश रखो, कुछ भी ऐसा मत कर दो जिनसे इनकी धार्मिक भावनाओं पर ज़रा सी खरोच भी लगती हो, तो आप अल्पसंख्यकों का भी नुकसान ही करते हो। आप जिसको वोट बैंक की तरह देख रहे हो, आपका उससे कोई सद्भावना का, भलाई का नाता तो है नहीं। आप यही चाह रहे हो बस उसका वोट मुझे मिलता रहे। भले ही वो समुदाय अशिक्षा में और अंधविश्वास में गले तक डूबा रहे, लेकिन मुझे बस वोट देता रहे। और जब आप इस तरह काम करते हो तो बहुसंख्यक समुदाय में भी जो हिंसक और अराजक तत्व हैं, जो आमतौर पर हाशिए पर रहते हैं, उनको सबल हो जाने का मौका मिल जाता है। वो कहते हैं कट्टरता ही अगर रहनी है तो बस एक तरफ ही क्यों रहे, दूसरी तरफ भी रहेगी ना। तो अल्पसंख्यक कट्टरता की प्रतिक्रिया में फिर बहुसंख्यक कट्टरता खड़ी होती है, और वो और ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है। क्योंकि कट्टरता तो हर तरफ होती है, बस कहीं पर एकदम प्रकट, कहीं थोड़ी प्रसुप्त, कहीं पर अभिव्यक्त और कहीं पर इंतजार करती हुई कि मुझे कब अभिव्यक्त होने का मौका मिलेगा। तो बहुसंख्यक कट्टरता को अभिव्यक्त होने का मौका न दिया जाए। और भारत में आज भी जो आप पा रहे हैं दक्षिणपंथी अतिवाद, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, वो यही कहकर अपने आप को जायज साबित करता है कि उधर देखो ना क्या चल रहा है, उधर, अरे उनको देखो, हमें मत देखो, वहां देखो क्या चल रहा है। और अगर हम प्रतिक्रिया में हिंसा नहीं करेंगे, आक्रामक नहीं होंगे, वो लोग हम पर छा जाएंगे। यही तो तर्क दिया जाता है। क्यों आप इस तरह के तर्कों का मौका बना देते हैं? समान नागरिक संहिता देश की जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक के लिए। वो नागरिक किसी भी धर्म का हो, धारा का हो, समुदाय का हो, मजहब का हो, ये देश का कर्तव्य है उसके प्रति कि उसको न्याय की एक समुचित, ऊंची और उदार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। बिना किसी विलंब के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक पक्ष नहीं है। धर्म कहीं से मूर्खता नहीं सिखाता। और अगर धर्म का कोई पक्ष है जो आपको लग रहा है कि मूर्खता सिखा रहा है, आडंबर सिखा रहा है, अंधविश्वास सिखा रहा है, शोषण सिखा रहा है, हिंसा सिखा रहा है, तो वो पक्ष धार्मिक है ही नहीं। फिर जो लोग इसी चीज को धर्म समझ रहे हैं वो धर्म को जानते नहीं। पुरानी परंपराओं का पालन करते रहने को धर्म नहीं कहते हैं। धर्म अति नूतन होता है। धर्म होता है आज अपने आप को जानना, आज अभी अपने आप को जानना धर्म है। पुरानी लीक पर चलने को धर्म नहीं कहते। तो कोई समुदाय अगर कहने आता है कि हम जिस तरीके से पहले चलते थे, ये नागरिक संहिता हमारे तरीकों पर घात करेगी, तरीकों का उल्लंघन करेगी, तो उस वर्ग की बात सुनने योग्य नहीं है। उनकी बात की उपेक्षा की जानी चाहिए और इसको लागू किया जाना चाहिए। हेलो सर। सो अभी जो बात हो रही है यूसीसी सिविल यूसीसी की, तो इसका आधार क्या होगा? मतलब
क्योंकि मैंने ये भी आर्ग्यूमेंट सुना है कि अगर यूसीसी आएगा तो जो मेजॉरिटी है उसके बेस पे ही आएगा, और वो मतलब वो एप्लीकेबल होगा बाकी समुदाय के लिए भी। तो इसका आधार कैसा होना चाहिए, वो उस पे थोड़ी सी। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर दुनिया की कोई भी धार्मिक धारा हो वो मतभेद रख नहीं सकती। वहां पर समान मत रखना एकदम आवश्यक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, महिला और पुरुष दोनों चेतना हैं और दोनों को जीवन में ऊंचाइयां छूने का पर्याप्त और बराबर का मौका मिलना चाहिए। कैसे कोई भी धर्म या धारा इस बात से इनकार कर सकता है? तो यूसीसी अगर महिलाओं के हक की बात करता है तो वो बात हिंदू कहां से हो गई? वो बात तो मानवीय चेतना की है ना। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि यूसीसी में तो हिंदू मूल्यों को रखा गया है और फिर उन हिंदू मूल्यों को बाकी वर्गों पर, विशेषकर मुसलमानों पर थोपा जा रहा है? नहीं, ये हिंदू मूल्यों की बात नहीं है। ये बातें तो वैश्विक हैं। दुनिया का कोई धर्म हो वो ये तो नहीं चाह सकता ना कि जनसंख्या, आधी जनसंख्या अपनी संभावना को पाए ही नहीं कभी और एक आधा अधूरा शोषित जीवन बिताए। कोई ये नहीं चाह सकता ना। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक हिंदू मूल्य है? महिलाएं भी एक सशक्त, जागृत जीवन जिएं, उन्हें डर के न रहना पड़े, उनके पास भी अधिकार हों बराबर के। ये बात क्या सिर्फ हिंदू है? बोलिए। नहीं, कोई, ये बात हिंदू भी है पर सिर्फ हिंदू तो नहीं हो सकती ना। तो ये मिथ्या आरोप है कि इसमें एक वर्ग के मूल्यों को और एक वर्ग के विचारों को दूसरे वर्ग पर थोप दिया जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। धर्म अलग अलग होते हैं और अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन धर्म अगर वाकई धर्म है तो उसके केंद्र में तो मनुष्य मात्र का कल्याण ही होगा ना। और अगर धर्म की कुछ परंपराएं, कुछ रिवाज ऐसे हो गए हैं जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं होता और मनुष्य का नाश होता है, उत्पीड़न होता है, तो वो परंपरा, वो रिवाज क्या वाकई धार्मिक है? नहीं है ना। तो दुनिया के सब धर्म अपने केंद्र में तो मनुष्य के कल्याण की ही अभिलाषा रखते हैं। तो मनुष्य के कल्याण हेतु अगर एक समान नागरिक संहिता आ रही है तो कोई धर्म उस पर आपत्ति कैसे कर सकता है? समान नागरिक संहिता लोगों पर सनातनी मूल्यों को थोपने के लिए थोड़ी ही होती है। समान नागरिक संहिता तो कुछ बहुत मूलभूत बातें करती है जो धार्मिकता के केंद्र में होती हैं भाई। अब वो जो धार्मिक धारा है अपने आप को किसी भी नाम से पुकार सकती है, लेकिन अगर वो धारा वाकई धार्मिक है तो मैं कह रहा हूं उसके केंद्र में तो एक ही बात होगी ना कि जो भी लोग हैं हमारे, उनकी अच्छाई हो, उनकी बेहतरी हो। और अगर देखने को ये मिल रहा है कि जिन परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिन नियम कायदों पर चला जा रहा है, उनसे बेहतरी की जगह नुकसान हो रहा है, भलाई की जगह बुराई हो रही है, रोशनी की जगह अंधेरा और छा रहा है, तो क्या वो परंपराएं धार्मिक मानी भी जानी चाहिए? कोई भी परंपरा अगर आदमी के प्रकाश को कम करती है तो तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि वो परंपरा धार्मिक है ही नहीं, खत्म। ठीक है ना। तो इसमें कोई मतभेद की बात नहीं हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि
सिर्फ जो सार्वभौम मूल्य हैं वो अभिव्यक्त होने चाहिए यूसीसी में। ये नहीं होना चाहिए कि आप इस हद तक चले जाएं, सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूं उदाहरण के तौर पे, ऐसा कुछ है नहीं यूसीसी में, फिर भी आप इस हद तक चले जाएं कि पूरे राष्ट्र के लिए एक पहनावा निर्धारित कर दें, कहते हैं यही सिविल कोड है तो ड्रेस कोड भी होगा। ये नहीं होना चाहिए, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां सिर्फ कुछ मूल बातें होनी चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक है उसके ये कुछ मूल अधिकार हैं और पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों को इन नियम कायदों और निर्देशों के आधार पर सुलटाया जाएगा। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, जैसे जीना चाहें जिए, पूरी आज़ादी है। आपका खान पान क्या, आपकी वेशभूषा क्या है वो आप जानिए, आपकी अपनी चेतना है, सोचिए समझिए दुनिया में आपको कैसे चलना है, कहाँ रहना है, क्या नौकरी करनी है, संविधान आपको इसकी पूरी आज़ादी देता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। भारत के किसी हिस्से में जाकर के बस जाइए, आप क्या पेशा अपनाना चाहते हैं कोई पाबंदी नहीं है, आप कैसे विचार रखना चाहते हैं कोई पाबंदी नहीं है, आप खुलेआम अपने विचारों की घोषणा कर सकते हैं। तो ये सब तो खुली आज़ादियां हैं ही, और इन आज़ादियों पर निश्चित रूप से कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हर व्यक्ति को हक होना चाहिए कि वो जिस भी रूप में अपनी धार्मिकता का पालन करना चाहे करे, कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई खुले में करे, कोई बंद में करे, कोई सुबह करे, कोई शाम करे, कोई बिल्कुल ना करे, वो आप जानिए, आपका मसला है। लेकिन कुछ मानवगत बातें हैं, कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन इश्यूज हैं जिन पर तो साझा नियम बनेगा ही बनेगा। उदाहरण के लिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे कबीले में तो प्रथा है कि अगर कोई आकर के हमारे गांव में चोरी कर गया है या हमारे गांव में आकर किसी महिला को छेड़ गया है या कुछ कर गया है तो हम उधर जाकर के उसकी बेटी को उठा लाएंगे। और आप कहें कि ये तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे यहां तो न्याय ऐसे ही होता था, आंख के बदले आंख, और तुमने अगर हमारी बेटी को छेड़ा है तो हम तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार करेंगे। और कहें कि ये तो हमारे यहाँ पे 1000 साल से यही बात चली आ रही है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे इसको मनाही कैसे कर सकते हैं? नहीं साहब, इसकी तो मनाही होगी, ये नहीं चलेगा। न्याय की एक प्रक्रिया, एक प्रणाली है, नियम कायदे हैं, जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो ये चलता है कि किसी ने चोरी करी है तो खुलेआम उसको 100 कोड़े मारे जाएं। नहीं, चोरी करी है तो बाकायदा FIR दर्ज होगी, पुलिस आएगी, कुछ जांच करेगी, उसके बाद आपको पकड़ के ले जाएगी, आपको कोर्ट के सामने खड़ा कर देगी और कोर्ट तय करेगा कि आपको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि चोरी करिए तो ले जाओ, उसको कोड़े मार रहे हो चौराहे पे, या उसका हाथ काट दिया है। वो सब जो आप देखते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियो देखे होंगे, सऊदी अरब में चलता है, अफगानिस्तान में चलता है। या कि खुलेआम उसको ऊपर लटका दिया बीच सड़क में चौराहे पर, क्या कह के कि ये पापी था, इसको यहाँ लटका दिया है तो इससे अब औरों को एक उदाहरण मिलेगा, औरों में डर बैठेगा, फिर वो पाप नहीं करेंगे। ये सब नहीं चलेगा भाई। और आपने ये करने की छूट दे दी तो मैं कह रहा हूं ये छूट फिर आपको बहुसंख्यक समाज को भी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर विद्रोह करेगा। वो कहेगा एक ही वर्ग को सारी छूट देनी, हमें छूट नहीं दे रहे। वो चीज फिर तुष्टीकरण कहलाएगी। और भूलिएगा नहीं कि कट्टर और हिंसक और शोषक अराजक तत्व तो बहुसंख्यक समाज में भी बहुत हैं। वो भी फिर खड़े हो जाएंगे कि हमें भी जिंदगी अपनी अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार जीनी, और परंपराएं बहुत गड़बड़ परंपराएं हैं, वो सब अगर चलने लग गई तो फिर आप भूल जाइए कि कोई सभ्यता, कोई प्रगति, कोई उन्नति, कोई शिक्षा, कोई प्रकाश, सब समाप्त हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन हम जो शुरुआत करते हैं, आपसे याद बैठते हैं आगे, उसका कारण ये है कि बोध और भोग का डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे हैं, और खुद अपने जीवन में हर वक्त
इसको डिफरेंशिएट कर पाना चैलेंजिंग काम है। इसीलिए बार बार धोखा, बार बार पिटाई खाते हैं, यहाँ आते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आते हैं। कोई भी कोड, जैसे व्हाट आर यू आर ए एजेंट ऑफ चेंज। आप कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हिम्मत लगती है इस काम में जो आप कर रहे हैं। ऐसा भी ऑब्वियसली फोर्सेस हैं जो कि माया को पुश कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं कि हमको विविधताएं दिखाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्म, सेक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो आप भी कहते हैं, जो कि है नहीं, मतलब माया है ना। हमारा कोई भी कोड है इवेंचुअली ह्यूमन लेवल पे जो कि इस वह हालत में है कि हम लोग अब उस ट्रिपली स्लोप पे आ गए हैं कि एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे रेलिवेंट है। रेलिवेंट नहीं होने चाहिए या तो बोध या भोग। अगर डिफरेंशिएशन इस पे बना तो बचेगा हम, नहीं तो फिर अपना अपना कुंदा उठा के पकड़ो और भागो। लेकिन ये समझ में आए कि सिर्फ दो ही पक्ष होते हैं, या तो बोध या भोग। ये समझ में आने के लिए बहुत बोध चाहिए, और जिसको बहुत बोध हो गया उसके लिए फिर ये दोनों पक्ष बचेंगे नहीं, उसके लिए एक ही बचेगा। तो ये जान पाना कि और कोई मुद्दा प्रासंगिक है ही नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां से कैसे हो, बाकी सारी बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता तो मैं उस पर पहले 10 बार बोल चुका होता। मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी बात करी है उस पर, क्योंकि वो इर्रेलेवेंट है। मैं क्या बात करूं उसमें? ये तो जाहिर सी बात है भाई कि इंसान को इंसान से कैसा रिश्ता रखना है, समाज किस लिए होता है, ये सब बातें तो साधारण बुद्धि की होनी चाहिए। उसमें ऐसा कोई गूढ़ आध्यात्मिक पक्ष ही नहीं कि बोला जाए। लेकिन वो बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि बोध नहीं है। बोध नहीं है, इसीलिए ऐसे मुद्दे चढ़ के बोल रहे हैं जिनको नॉन इश्यू होना चाहिए था कि यार ये कोई बात है, इस पे हम समय क्या बिता रहे हैं। और जो मुद्दे वाकई महत्वपूर्ण हैं वो हमारे मानस क्षेत्र में कहीं आते ही नहीं है। दिन में हम 10 मिनट भी उन बातों पर न विचार न चर्चा करते हैं। तो ये तो है ही। एक तरह से बात ये भी नहीं है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बात यह है कि यहां किस बारे में कहा जा रहा है। आप उस बारे में मुझसे उल्टा ख्याल भी रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बारे में सोचें तो सही। सोच करके आप मेरा विरोध ही कर दें तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं क्लाइमेट चेंज के ऐसे ऐसे कारण है और उसका ये परिणाम होगा। आप कहते हैं नहीं साहब, क्लाइमेट चेंज पर मैंने भी जाकर शोध कर लिया है, पेपर्स पढ़े हैं, इंटरनेट पर जो भी सामग्री थी मैंने किताबें भी पढ़ ली और मेरा ऐसा ऐसा विचार है, और प्रशांत भाई साहब आपके विचार से मेरा तो मेल खाता नहीं। मैं कहूँगा कोई आपत्ति नहीं, कम से कम आपके जीवन में क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा तो बना। समस्या अभी यह है कि मुद्दों का ही अकाल है। जो सही मुद्दे हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलते, और जो बिल्कुल दो कौड़ी की अप्रासंगिक गौण बातें हैं जिनकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए वो छाई हुई हैं। वो टीवी वाला बार बार आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अगर रूस ने हमला करा तो रूस कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा। ये उस एंकर को वो घुसा हुआ है रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल में, और पुतिन उससे पूछ के चलाएगा, लेकिन वो वहां पर पूरा बता देगा ऐसा ऐसा। उसने करा क्या? उसने कुछ जाकर के इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, उसमें 4-5 उसने शब्द उठा लिए और वो कह रहा है अब मैं उस पर एक एक्सप्लेनर रिपोर्ट दे रहा हूं। और इसी तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस भी खूब आते हैं। बड़े बड़े चैनल हैं जो यही काम करते हैं, एक्सप्लेनर, और वो हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। और आमतौर पर ऐसे ही मुद्दों के बारे में वो बात करते हैं जिनका कोई विशेष महत्व तो है नहीं। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब आपका मन ऐसी चीज़ों से भर जाता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं बचती जो इम्पॉर्टेंट हैं। गेमिंग जिसके दिमाग में छाई हुई है, अब गेम है सुपर मारियो ब्रॉस, मैंने भी खेला था अपने समय पे, और किसी ने खेला? अब उसमें भी कैरेक्टर्स के नाम रहे होंगे, अब तो याद नहीं है। अब आपके दिमाग में अगर यही चल रहा है कि वो मान लीजिए उसमें कोई कैरेक्टर है शूजा, और उसमें कोई डेमन है किसी नाम से, लूका नाम से, अब शूजा और लूका ही आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो कुछ और कैसे चलेगा? शूजा और लूका दो चरित्रों के नाम नहीं है, वो एक सेंटर है।
दो और भी चरित्र हैं, अर्जुन और कृष्ण, वो एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है गीता। शूजा और लूका चल रहे हैं तो अर्जुन और कृष्ण नहीं चलेंगे, तो फिर मैं आपको गेमिंग के सेंटर से उठा के गीता के सेंटर पर कैसे लेके आऊंगा? मुद्दा ही दूसरा है। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, ऐसा नहीं कि वो मुझे नापसंद करते हैं, वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। नापसंद करने के लिए भी एक रिश्ता होना चाहिए। जो नापसंद कर रहा है वो कहीं ना कहीं जान गया है कि बात क्या है, इसीलिए नापसंद कर रहा है, उससे उम्मीद है वो देर सवेर आएगा। पर बहुत बड़ी तादाद है, वो कहते हैं भाई तुम इन बातों के आप असली मुद्दे तो ये है ना, आप इन बातों के बारे में बात करिए कि यही मान लीजिए कि नया गेम कौन सा आना चाहिए, या फलाने में क्या हो गया, या और भी होंगे इर्रेलेवेंट मुद्दे। इर्रेलेवेंट है इसलिए मुझे पता नहीं है, तो अब मैं उदाहरण कैसे दूं? या कौन सा एप्पल का नया ब्रांड आया है, भाई तूने ट्राई किया क्या? या कुछ भी, मतलब है क्या? हॉट न्यू चिकन टाउन, अब या तो पढ़ लो, वो मुद्दा हो कि रेस्निक हैलिडे के फलाने चैप्टर का फलाना क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा, और 4 जने बैठ के उसमें सर लगा रहे हो, और 4 जने बैठ के सर इस पे भी लगा सकते हो। आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। हु इज द हॉट न्यू सेंसेशन इन टाउन? बिल्कुल हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं।